शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी मगर नींद इसकी आंखों से रूठी हुई थी। वजह कुछ खास नहीं, बस इस नई जगह पर उसकी पहली रात थी जहां वो एक हफ्ते के लिए ठहरी थी। वो करवटें ले रही थी और साथ वाले बिस्तर पर उसकी कजिन शाज़मा मजे से खर्राटे ले रही थी। अचानक छत पर बहुत से भागते कदमों की धमक महसूस होने लगी। कौन है? इसकी सहमी सी आवाज से शाज़मा उठ बैठी। क्या हुआ किरण? शाज़मा तेजी से उठकर उसके बेड पर आकर बैठी और लिहाफ के अंदर दबकी किरण के मुंह पर से लिहाफ उठाकर पूछा, कोई डरोना ख्वाब देख लिया क्या? नन्ही ख्वाब तो तब देखती ना जब सोती, और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। ऊपर छत पर कोई भाग रहा था। शाज़मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, अब समझी। शाज़मा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम इतनी सी बात पर डर गई? ये तो अक्सर होता है यहां पर। तो पहले क्यों नहीं बताया था तुमने? वो नाराज सी शाज़मा को घूरने लगी। क्योंकि मेरी प्यारी डरपोक बहन और डर जाती इसलिए। अच्छा जगह दो तो मैं सोती हूं तुम्हारे साथ। अगले दिन वो देर तक सोती रही। शाज़मा ने भी उसे उठाना मुनासिब ना समझा। एक तो सफर की थकान थी, दूसरा वो जागती रही थी। कुछ नई जगह का असर था और कुछ पुरस्रार कदमों का खौफ। 12:15 बजे मुमानी की डांट पर उठना पड़ा। भूख लग रही होगी, उसे उठाओ, बच्ची हमारी मेहमान है और सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई है। उसामा की शादी की तारीख रख दी गई थी और शाज़मा के असरार पर अम्मा ने किरण को कुछ दिन पहले ही भेज दिया था। मामू का घर कराची की एक कदीम बस्ती में था और अम्मा के नाना के जमाने का बना हुआ पुरानी तर्ज का था। लकड़ी के दरवाजों खिड़कियों वाला बड़ा सा, जिसके ऊपर नीचे 6 कमरे थे, दालान और पिछली तरफ बना हुआ छोटा सा बाग। दिन भर हल्ला गल्ला करते गुजर गया और वो रात की बात तकरीबन भूल गई। मगरिब के बाद रात के खाने का प्रोग्राम छत पर बनाया गया था। इशा के बाद सब सोने के लिए अपने अपने कमरों का रुख करने लगे तो किरण को गुजरी रात याद आ गई। खौफ से इसकी नींद फिर उड़नछू हो गई। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब खिड़की जोर जोर से बजना शुरू हो गई। और अब सिर्फ वही नहीं, शाज़मा भी डर गई थी। आवाज तेज तर होती जा रही थी। फिर मेज पर रखा पानी से भरा गिलास खुद ब खुद उलट गया और दरवाजे तक जा पहुंचा। स्टील का गिलास उछलता हुआ जा रहा था। अम्मा! यक लख्त उसके हल्क से चीख बरामद हुई और वो दोनों एक साथ बाहर भागी तो बाहर निकलते बदहवास बुआ से टकरा गईं। बुआ के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था और वो पसीने में शराबोर थीं। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो तुम लोग? मुमानी ने कमरे से बाहर आकर पूछा। अम्मा, वो कमरे में। फिर शाज़मा ने अपनी मां को सारी बात बता दी। किरण और शाज़मा दोनों ने एक दूसरे की बात की तायद की। हाँ बेगम साहिबा, मैंने कमरे में एक बदशक्ल आदमी को भी देखा है। काला, भुजंग सा, लंबा सा, बड़े बड़े दांत थे इसके। अच्छा बस करो, ये उल्टे सीधे ड्रामे देख देख कर तुम लोगों के तो दिमाग खराब हो गए हैं, मुमानी ने डांटा। और ये अब भी ना बोआ बस बच्चों वाली बातें कर रही है। अरे नहीं शमीम बेटा, मैंने खुद जागती आंखों से। अच्छा सब आयतल कुर्सी का हिसार बांध कर चलकर सो जाए। मुमानी ने बात खत्म की और अंदर चल दी। वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ थामे सोने के लिए डरती डरती अंदर चली गई और उनके पीछे बुआ ने भी आवाज दी, बेटा मुझे भी साथ सुला लो ना, मुझे अकेले डर लगेगा कमरे में। वो तीनों इकट्ठे अंदर चली गई। अब नींद किसको आना थी मगर रात तो गुजारना थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद अपने कमरे से तैयार होकर उसामा ऑफिस जाने के लिए सीढ़ियां उतर रहा था कि किसी ने जोर से इसको धक्का दिया और वो लड़खड़ा कर रेलिंग का सहारा लेने लगा। फिर भी उसका पांव फिसल गया और मोच आ गई। यूं वो ऑफिस के बजाय बिस्तर पर आ गया। सारे घर में परेशानी गर्दिश कर रही थी। अब लड़कियों वाली बात में कुछ न कुछ हकीकत दिखाई दे रही थी। मामू भी परेशान थे, नानी अम्मा भी पढ़ पढ़ कर घर के चारों कोनों में फूंक रही थीं। आधी रात को कराची जैसे शहर में भेड़िए की आवाज आना नाकाबिल यकीन सी बात थी, मगर आवाज आ रही थी। कायक किसी कैट के गर्राने की आवाज से मुमानी की आंख खुली। इसके साथ ही किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई तो उन्हें उठना पड़ा। जो ही किचन की लाइट ऑन हुई
कोई सियासाया खिड़की से बाहर को कूदा। इसके साथ ही एक बड़े साइज का चूहा कैबिनेट से निकलकर भागा। उसका रुख सुराख की तरफ था। यकलख्त वो नजरों से ओझल हो गया। शाम तक तो मौसम अच्छा खासा था, लेकिन अचानक बादलों की गुड़गड़ाहट शुरू हो गई और अगले 10 मिनट में मूसलाधार बारिश बरस रही थी। लाइट भी जा चुकी थी। 11 बजे तक यूपीएस ने काम करना बंद कर दिया तो मोमबत्तियों से काम चलाया गया। एक अजीब और गरीब चीखें घर में आना शुरू हो गई। खिड़कियों के शीशे बजने लग पड़े। घर के तमाम अफराद लाउंज में इकट्ठे हो गए। सूरत हाल बहुत अजीब सी हो गई थी। अचानक नानी अम्मा को जैसे कुछ याद आया। बहू कहीं तुमने बाग, फिर वो कुछ कहते कहते रुक गई। जो बात वो कहने जा रही थी उसे सुनकर लड़कियां मजीद खौफजदा हो सकती थी। फिर वो जैसे कुछ सोच कर उठी और कहा, बख्शो जरा मेरे साथ आओ, बेटा तुम भी मेरे साथ आओ और बहू तुम भी। वो चौकीदार मामू और मुमानी को लेकर बाहर चली गई। और तुम सब यहीं पर रहना, कोई भी हमारे पीछे ना आए, उन्होंने मुड़कर कहा और पिछले दरवाजे से बाग की जानिब चल दी। बाग क्रॉस करके तीनों कोने में बनी इस छोटी सी कोठरी का जायजा ले रहे थे। बहू तुमने इस कोठरी की सफाई तो नहीं करवाई क्या? वो मुड़कर बहू से पूछने लगी। सफाई तो नहीं, बस कुछ फालतू सामान रखवाया था और उसके लिए अंदर रखे सामान की तरतीब बदल कर थोड़ी जगह बनाई थी। तभी तो बहू। नानी अम्मा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। बेटा चूंकि मैं खुद भी निगरानी करती रहती थी, इसलिए तुम लोगों को इस कोठरी और इसमें रखे सामान के बारे में कुछ खास हिदायत नहीं की। खैर, वो एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। अब जो हो सो हो, आगे की सोचते हैं। क्यों ऐसे किया है अम्मा? मामू चुप न रह सके तो उन्होंने नानी से पूछ लिया, आखिर ऐसा क्या राज है इस कोठरी में? बेटा तुम्हें याद है तुम्हारे अब्बा को अमलियात का किसी जमाने में शौक था और वो रंग बरंगी किताबों में सर दिए बैठे रहते थे। हाँ अम्मा, और वो कुछ अरसे किसी आमिल की शागिर्दी के लिए इसको मुंह मांगी रकम भी देते रहे थे। और उसी बात को लेकर मेरा तुम्हारे अब्बा से कई बार झगड़ा भी हुआ था। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा को उन्होंने ही इस आमिल को भगाया था। तो बस इसी कोठरी में वो अमलियात की किताबें, मुख्तलिफ जाब और मंत्रों में इस्तेमाल होने वाली नापाक हड्डियां और हराम जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा वगैरह एक कोने में दफन करके तुम्हारे दादा ने इस कोठरी को ताला लगा दिया था। फिर बरसों इस हिस्से में किसी का कोई काम नहीं था। वक्त गुजरने के साथ दीमक ज़दा लकड़ी का दरवाज़ा टूट फूट गया तो नया दरवाज़ा लगा दिया था। अब ताले की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे अब्बा मरहूम को गुजरे तो ज़माना हो गया, और अब चंद दिन से जब से तुम लोगों ने इस कोठरी में सामान वगैरह रखवाकर कुछ सामान बाहर रखवाया, कुछ अंदर किया है, तो मुझे लगता है ये उन्हीं हराम जानवरों की अरवाह खबीसा, जिनकी हड्डियों पर जादू मंतर किए जाते थे, या हो सकता है वहां बसने वाली कोई और मखलूकात भी हों। अब चूंकि तुम लोगों ने कोठरी में रद्दोबदल की है तो वो घर में दंदनाती फिर रही है और घर के अफराद को तंग कर रही है। ऐसा करो, तुम सुबह किसी बुजुर्ग से पढ़ाई करवा लो ताकि घर से इन अरवा खबीसा का खात्मा हो। अब अंदर चलो, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। जी अम्मा, मामू ने सादतमंदी से जवाब दिया, और देखो बच्चों से उन बातों का जिक्र ना करना। ठीक है अम्मा। सुबह की अजानों में थोड़ा वक्त बाकी था, लिहाजा नमाज की तैयारी होने लगी। अगले रोज घर में एक बुजुर्ग के साथ हाफिज कुरान बच्चों को बुलाया गया। घर में कुरान खानी करवाई गई। इन बुजुर्ग ने घर में पड़ाई शुदा पानी को चारों कोनों में फेंका। सारे घर के गिर्द हिसार खींचा गया। सबको बाकायदा 5 वक्त नमाज पढ़ने की तलकीन की गई। इसके बाद घर में कोई वाकया ना हुआ। फिर वक्त गुजरने के साथ मुमानी जान ने हमें यह सारा वाकया खुद अपनी जबानी बताया था। आज भी जब मुमानी जान के घर में गुजारी वो भयानक रातें याद आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूं कि हमें उन अरवा खबीसा ने कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।